जरा सोचिए, एक इतना विशाल देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, अनगिनत संस्कृतियां हैं और इन सब को दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ एक साथ खड़ा करना। ये कहानी है भारत में राष्ट्रवाद की, एक ऐसे सपने को सच करने की जो कभी नामुमकिन सा लगता था। जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये एक एहसास है, एक आंदोलन का सैलाब है। यहीं से लाखों आम लोगों की कहानी शुरू होती है, जो हमें बताती है कि आजादी की ये लड़ाई सिर्फ कुछ बड़े नेताओं की नहीं थी, बल्कि इसमें पूरा देश शामिल था। तो असल सवाल तो यही है ना कि ये हुआ कैसे? 30 करोड़ लोग जो हर तरह से एक दूसरे से अलग थे, उन्हें एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक मकसद के लिए साथ लाया कैसे गया? जवाब सुनने में बहुत सीधा सा है, लेकिन उतना ही शक्तिशाली भी। ये सब मुमकिन हुआ एक विचार के साथ, एक ऐसा विचार जिसने हमेशा के लिए भारत की तकदीर बदल दी। हाँ, एक ऐसा विचार जो लोगों को ये एहसास दिलाता है कि वो अपनी लड़ाई में अकेले नहीं है। एक ऐसा आइडिया जो उन सबको एक साथ ले आता है और उन्हें वो ताकत देता है जिसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं होता। और भारत में वो ताकतवर विचार था राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद असल में है क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये एक एहसास है, एक जुड़ाव की भावना है। सोचिए, जब कोई बाहरी ताकत लोगों पर हुकूमत करती है तो हर कोई परेशान होता है। एक किसान, एक मजदूर, एक व्यापारी, सबको अलग अलग तरह से तकलीफ होती है। लेकिन जिस पल उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी सारी परेशानियों की जड़ एक ही है, बस वहीं से वो सब एक हो जाते हैं। उनकी अपनी अपनी मुश्किलें एक सामूहिक संघर्ष बन जाती हैं और उपनिवेशवाद के खिलाफ यही साझा संघर्ष राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे पहले विश्व युद्ध के बाद के भारत के हालात से, फिर समझेंगे गांधी जी के सत्याग्रह के विचार को। इसके बाद असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों की पड़ताल करेंगे और ये भी देखेंगे कि अलग अलग लोगों के लिए आज़ादी का मतलब क्या था। और आखिर में हम उन सांस्कृतिक प्रतीकों को देखेंगे जिन्होंने एक राष्ट्र होने के एहसास को शक्ल दी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़े आंदोलन के लिए जो जमीन तैयार होती है वो अक्सर मुश्किल हालात में ही होती है, और भारत के लिए वो मुश्किल हालात पैदा हुए पहले विश्व युद्ध के बाद। तो बात शुरू होती है 1919 के बाद के दौर से। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था वो अब नए इलाकों में फैलने लगा। नए नए सामाजिक समूह इससे जुड़ रहे थे और विरोध के नए नए तरीके सामने आ रहे थे। सोचकर देखिए उस दौर को। एक तरफ अंग्रेजों का जंग का खर्चा आसमान छू रहा था और उसकी भरपाई के लिए उन्होंने हम पर नए नए टैक्स लगा दिए। महंगाई का आलम यह था कि चीजों के दाम लगभग दोगुने हो गए थे। गांव से नौजवानों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती फौज में भेजा जा रहा था। और जैसे इतना काफी ना हो, पहले फसलें बर्बाद हुई और फिर इन्फ्लुएंजा की महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली। चारों तरफ बस मुश्किल ही मुश्किल थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 1921 की जनगणना बताती है कि ये उन लोगों की संख्या थी जो अकाल और इन्फ्लुएंजा महामारी की वजह से मारे गए थे। विश्व युद्ध ने भारत पर एक भयानक आर्थिक और मानवीय बोझ डाल दिया था। लोगों को उम्मीद थी कि भाई युद्ध खत्म होगा तो मुश्किलें भी कम होंगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। मुश्किलें तो असल में अब शुरू हो रही थी। उस वक्त कोई एक समस्या नहीं थी, बल्कि मुसीबतों का एक पूरा तूफान आ गया था। सोचकर देखिए, एक तरफ सरकार ने युद्ध का खर्चा निकालने के लिए टैक्स बढ़ा दिए, इनकम टैक्स जैसी नई चीज शुरू कर दी। दूसरी तरफ रोजमर्रा की चीजों के दाम लगभग दोगुने हो गए, जिससे आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो गया। गांव से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा था। और इन सब के ऊपर से देश के कई हिस्सों में फसलें भी बर्बाद हो गई, जिससे खाने की भारी कमी हो गई। मतलब चारों तरफ से निराशा और गुस्से का माहौल था। अब लोगों को बस एक ही आस थी कि जैसे ही ये जंग खत्म होगी, उनकी मुसीबतें भी खत्म हो जाएंगी, अच्छे दिन आएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब ये उम्मीद टूटी तो लोगों ने एक नए रास्ते, एक नए लीडर की तलाश शुरू कर दी। और बस इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है महात्मा गांधी की, और उनके साथ आता है विरोध का एक ऐसा तरीका जिसके बारे में दुनिया ने पहले कभी नहीं सुना था। ये तरीका था सत्याग्रह। तो क्या था ये सत्याग्रह? ये वो विचार था जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपने साथ लाए थे। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल था। अगर आपकी लड़ाई सच्चाई के लिए है, अगर आप सही हैं, तो आपको जालिम से लड़ने के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, सत्याग्रह का मतलब सिर्फ चुपचाप विरोध करना नहीं है। ये दो शब्दों से बना है, सत्य और आग्रह।
यानी सत्य की शक्ति पर जोर देना। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो आपको दुश्मन से लड़ने के लिए शारीरिक बल की कोई जरूरत नहीं है। आप अहिंसा के जरिए जुल्म करने वाले की अंतरात्मा को जगाकर भी लड़ाई जीत सकते हैं। उनका विश्वास था कि ये अहिंसा का धर्म ही सभी भारतीयों को एक धागे में पिरो सकता है। अब गांधी जी की ये छोटी छोटी जीतें जाहिर है अंग्रेजी हुकूमत को परेशान कर रही थीं, तो जवाब में वो लेकर आए 1919 का रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा काला कानून था जो सरकार को ये ताकत देता था कि वो किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। ये तो सीधी सीधी तानाशाही थी और इसी के खिलाफ गांधी जी ने अपने पहले देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। सत्याग्रह की इन छोटी छोटी सफलताओं से जाहिर है गांधी जी का हौसला बढ़ा और अब उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की योजना बनाई। इसकी शुरुआत तो रॉलेट एक्ट के विरोध से हुई, लेकिन इसने बहुत जल्द एक ऐसी लहर का रूप ले लिया जो पूरे देश में फैलने वाली थी, असहयोग की लहर। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हुए थे। कुछ बैसाखी मनाने आए थे, कुछ सरकार का शांति से विरोध करने। ज्यादातर को तो ये भी नहीं मालूम था कि शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। तभी जनरल डायर अपने फौजी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। उसने बाग से बाहर निकलने का जो एक ही मेन रास्ता था उसे बंद करवा दिया और फिर अपने सिपाहियों को उन निहत्थे लोगों पर, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। उस दिन सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। इस हत्याकांड ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब ये बात साफ हो गई थी कि छोटे मोटे आंदोलनों से काम नहीं चलने वाला। गांधी जी समझ गए थे कि अब जरूरत है एक बहुत बड़े, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की। और इसी जरूरत से जन्म हुआ भारत के पहले सबसे बड़े आंदोलन का, असहयोग आंदोलन। और इसका आधार एक बहुत ही सीधा पर बहुत ही जबरदस्त आइडिया था। गांधी जी का लॉजिक क्या था? उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा था कि भारत में अंग्रेजों का राज इसलिए नहीं टिका है कि वो बहुत ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए टिका है क्योंकि हम भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। अगर हम सब मिलके बस ये सहयोग करना बंद कर दें तो उनका ये पूरा साम्राज्य 1 साल में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और इस एक विचार ने सचमुच पूरे देश में एक आग सी लगा दी। शहरों में हजारों स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। बड़े बड़े वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। हर तरफ बस एक ही नारा था, असहयोग। लेकिन जोश हमेशा हकीकत से टकराता है। शहरों में यह आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। वजह बड़े प्रैक्टिकल थी। जो खादी का कपड़ा पहनना था वो अंग्रेजी मिलों के सस्ते कपड़े से कहीं ज्यादा महंगा था। गरीब आदमी उसे कैसे खरीदता? जिन स्टूडेंट्स और वकीलों ने अपनी पढ़ाई और काम छोड़ा था, उनके लिए कोई भारतीय स्कूल या अदालतें थी ही नहीं। आखिर कब तक वो घर बैठते? लेकिन फिर फरवरी 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई और इसके बाद गांधी जी ने अचानक आंदोलन वापस ले लिया। उन्हें लगा कि लोगों को अभी एक बड़े जन संघर्ष के लिए ठीक से तैयार करने की जरूरत है। असहयोग आंदोलन के खत्म होने के बाद कुछ साल तो राजनीतिक शांति रही, लेकिन 1920 के दशक के आखिर तक आर्थिक मंदी और साइमन कमीशन के विरोध ने एक और बड़े आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी थी। देखिए, अब तक लड़ाई कुछ और अधिकारों के लिए थी, लेकिन 1929 आते आते लक्ष्य बिल्कुल साफ हो गया। कांग्रेस ने लाहौर में ऐलान कर दिया, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब कोई समझौता नहीं, कोई आधी अधूरी आजादी नहीं। लेकिन आजादी जैसा बड़ा शब्द आम आदमी तक कैसे पहुंचे? उसे रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ा जाए? यहां गांधी जी की राजनीतिक समझ देखिए। उन्होंने एक ऐसी चीज चुनी जो अमीर गरीब हर भारतीय के घर में इस्तेमाल होती थी, नमक। अंग्रेजों ने नमक जैसी मामूली चीज पर भी टैक्स लगा रखा था और गांधी जी ने इसी अन्याय को अपनी लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक बना लिया। अब बारी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, और इस बार इस आंदोलन का प्रतीक बनी हमारे किचन में रखी एक बहुत ही मामूली सी चीज। वो चीज थी नमक। गांधी जी ने पहले वाइसरॉय इरविन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उनकी मांगे थीं। इसमें नमक कर हटाने के साथ साथ किसानों और उद्योगपतियों के लिए भी मांगे शामिल थीं। ये एक तरह से आखिरी मौका था, एक अल्टीमेटम। वायसराय ने इन मांगों को नजरअंदाज कर दिया और तब शुरू हुई इतिहास की सबसे प्रसिद्ध यात्राओं में से एक, वो ऐतिहासिक दांडी यात्रा। गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से निकले और 440 मील पैदल चलकर दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे।
ये यात्रा 24 दिनों तक चली और इसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। और 6 अप्रैल को जब गांधी जी ने वहां पहुंचकर एक मुट्ठी नमक बनाया और अंग्रेजी कानून तोड़ा, तो ये पूरे देश के लिए एक इशारा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। अब ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये असहयोग से एक कदम आगे था। इस बार लोगों से सिर्फ सहयोग ना करने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजी कानूनों को तोड़ने के लिए भी कहा गया। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन फैला, ये साफ होता गया कि आजादी के विचार को लेकर पूरा देश एकमत नहीं था। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया, तो हर किसी ने इसका मतलब अपने हिसाब से निकाला। तो क्या ये सबके लिए एक ही था? चलिए देखते हैं कि अलग अलग सामाजिक समूहों ने इस आंदोलन में क्यों हिस्सा लिया और वो इससे क्या चाहते थे। देखिए, हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। जो अमीर किसान थे, उनके लिए स्वराज का मतलब था ज्यादा लगान से छुटकारा। वहीं गरीब किसान चाहते थे कि जमींदार का बकाया किराया माफ हो। जो बिजनेस क्लास था, वो चाहता था कि अंग्रेजी कंपनी से उनका मुकाबला खत्म हो। दलित समुदाय के लिए स्वराज का मतलब था छुआछूत का अंत और समाज में बराबरी का हक। और मुस्लिम समुदाय को ये चिंता थी कि आजाद भारत में उनकी जगह क्या होगी। सबकी अपनी अपनी उम्मीदें थीं, अपनी अपनी मांगे थीं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक ये थी कि ये समाज के हर तबके को अपने साथ नहीं जोड़ पाया। दलित समुदाय, जिसे कांग्रेस ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया था, वो अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर चिंतित था। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए अलग चुनावी सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। उन्हें डर था कि इससे समाज और भी बढ़ जाएगा। आखिर में पूना पैक्ट पर दस्तखत हुए, जिसमें दलितों के लिए सीटें आरक्षित तो की गईं, लेकिन अलग निर्वाचन की मांग नहीं मानी गई। इसी तरह खिलाफत आंदोलन के खत्म होने के बाद मुस्लिम समुदाय का भी एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से कटा-कटा महसूस करने लगा, जिस वजह से उनकी भागीदारी भी सीमित रही। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतने सारे मतभेद थे, तो फिर लोगों में एक राष्ट्र से, एक दूसरे से जुड़े होने का भाव आया कैसे? देखिए, राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयों से नहीं फैलता। ये तब फैलता है जब लोग ये मानने लगते हैं कि वो सब एक ही राष्ट्र का हिस्सा है। और ये भावना सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से भी आती है। किसी भी राष्ट्र की पहचान के लिए अक्सर एक छवि, एक तस्वीर की जरूरत होती है, कुछ ऐसा जिससे लोग दिल से जुड़ सकें। भारत के लिए ये छवि बनी भारत माता की। ये विचार सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया, जिन्होंने 1870 के दशक में वंदे मातरम भी लिखा, जो मातृभूमि की वंदना में एक गीत था। बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक तस्वीर बनाई, जिसमें वो एक शांत आध्यात्मिक देवी के रूप में थी। इस तस्वीर ने एक अमूर्त विचार, यानी राष्ट्र को एक ठोस रूप दे दिया, जिससे लोग प्यार और सम्मान कर सकते थे। इसी तरह झंडे जैसे प्रतीक भी विरोध का एक बहुत बड़ा जरिया बन गए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा बहुत लोकप्रिय हुआ। फिर 1921 तक गांधी जी ने स्वराज ध्वज डिजाइन किया था। ये भी एक तिरंगा था, लाल, हरा और सफेद, और इसके बीच में एक चरखा था जो गांधी जी के आत्मनिर्भरता के आदर्श को दिखाता था। झंडा लेकर चलना सिर्फ एक राजनीतिक काम नहीं था, ये अपनी पहचान का ऐलान करना था और ब्रिटिश शासन को खुली चुनौती देना था। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय एकता और विभाजन, संघर्ष और संस्कृति की एक बहुत ही जटिल कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक राष्ट्र होता क्या है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक साझा एहसास है, जिसे कहानियों, गीतों और प्रतीकों के जरिए बार बार बनाया जाता है। तो आज का सवाल यही है कि आज हमारे लिए वो प्रतीक क्या हैं जो हम सबको एक होने का एहसास दिलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए SDS एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।